हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आरसी स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज़ है? पहले कंजर्वेशन का मतलब समझिए। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है ना ही किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा सके, ना ही किसी चीज़ को क्रिएट किया जा सके, ना ही किसी चीज़ को बनाया जा सके, ना ही किसी चीज़ को ख़त्म किया जा सके। उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। लेकिन अपना जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता क्या है? इन ऑल इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चाहे फिजिकल चेंजेस हों चाहे केमिकल चेंजेस हों, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का, ये देखो, रिएक्शन से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, रिएक्शन के बाद जो बनता है प्रोडक्ट बनता है, पता ही होगा। तो जितना टोटल मास रिएक्टेंट का, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट 3-4 हैं, मान लेते हैं जैसे 4 रिएक्टेंट हैं ABCD, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का अगर आप मास को काउंट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और प्रोडक्ट में मान लीजिए 2 प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट बने, 10 प्रोडक्ट बने, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे सबके मास को जब अगर आप टैली करेंगे तो दोनों रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल ही रहेगा। इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही मैटर को बनाया जा सकता है ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लेकिन एक साइंटिस्ट हैं, उनका आपने नाम सुना होगा, है क्या, मतलब थे साइंटिस्ट, उनका आपने नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, उन्होंने क्या बताया? देखिए, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। जितना मास प्रोडक्ट का है उतना ही मास रिएक्टेंट का है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। लेकिन आइंस्टीन ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने जो बताया था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? इसका मतलब ये है कि इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये है कि इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, तो मास ऑफ प्रोडक्ट, तब उस पर इन्होंने देखा, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ बच्चे, जो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तब इन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट का जो मास था वो थोड़ा सा कम था प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मास से। आइंस्टीन ने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट का जो मास है वो रिएक्टेंट के मास से कम है। किस में? इन न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक? तो इनके हिसाब से इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि जो रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास से कम है न्यूक्लियर रिएक्शन के केसेस में। इन्होंने एक फार्मूला दिया था, E=mc²। इसका मतलब क्या है? मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मास। देखिए, हम लोगों ने लॉ ऑफ मास के कंजर्वेशन में क्या पढ़ा कि मास को ना ही बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसा मास रिएक्टेंट में वैसे ही मास प्रोडक्ट में। आइंस्टीन जी ने बताया कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उसमें प्रोडक्ट का मास थोड़ा सा कम हो गया रिएक्टेंट के मास से। तो इनके हिसाब से ये था कि जो प्रोडक्ट का जो मास कम हुआ है, मास तो नो डाउट कम उन्होंने ऑब्जर्व किया, बात सही है, लेकिन फिर वो मास गया कहाँ, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो आइंस्टीन जी ने ये बताया कि जो प्रोडक्ट के मास में जो स्लाइटली तो थोड़ा सा कमी आई है, तो वो मास कहाँ चला गया? तो वो मास जो था वो एनर्जी में चेंज हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन आपको बच्चों पता ही है कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है।
तो जो मास में जो कमी आई प्रोडक्ट के, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब मास और एनर्जी में रिवर्सिबल प्रोसेस है। एनर्जी मास में, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में चेंज हो सकता है। बच्चों यही जो है आपका कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हालांकि बच्चों ये टॉपिक खैर ख़त्म हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इसमें बाकी और कोई चीज़ तो कोई नई नहीं थी। ये तो आप सबको काफ़ी दिन से पता ही होगा कि मास को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन मुद्दा था वो आइंस्टीन का था। आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया मास में, प्रोडक्ट के मास में कमी आई, और वो कमी गई कहाँ, वो कमी एनर्जी में चेंज हो गई। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप इस पर देख करके कायदे से इसको समझ लीजिएगा और फिर अपने टेक्स्ट बुक का रिवाइज करिएगा। ठीक है बच्चों, फिर अब अगले टॉपिक में मिलते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं। तो उस टॉपिक को आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। जब तक आप इसको बढ़िया से, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए, और कोई डाउट होता है तो आप पूछिए हमसे, आप तो आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक, बाय बेटा।